हेलो दोस्तों, बुकसारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जिस बुक की बात करने वाले हैं वह है रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड, जिसने पब्लिश होते ही तहलका मचा दिया था और आज भी इसकी डिमांड ज़रा भी कम नहीं हुई है। आपने भले ही इसे पढ़ा ना हो पर कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना ज़रूर होगा। इतना ही नहीं, यह बुक पैसे पर लिखी जाने वाली सबसे बेहतरीन बुक मानी जाती है। तो चलिए फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने की ओर आगे बढ़ते हैं। लेखक के दो पिता थे। एक उनके अपने पिता जो हाईली एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल थे और पेशे से शिक्षक थे, लेकिन हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते थे, इसीलिए लेखक उन्हें पुअर डैड कहते हैं। वहीं दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता, जो सिर्फ 8वीं पास थे लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल थे और उनके अंदर कई लोग काम करते थे, इसीलिए लेखक उन्हें रिच डैड कहते हैं। लेखक जब 9 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता यानी पुअर डैड से पूछा कि वह कैसे अमीर बन सकते हैं। इस पर उनके पिता ने कहा, मैं एक स्कूल टीचर हूँ और मैंने कभी अमीर बनने के बारे में नहीं सोचा। तुम माइक के डैड से पूछो, वो कंपनी के लिए काम करते हैं। माइक के डैड पैसे के बारे में जो नॉलेज लेखक के साथ शेयर करते हैं, वही इस बुक के 5 लेसन्स हैं जो हमें पैसे कमाने, मैनेज करने के साथ साथ गरीबी से निकलकर अमीर बनने के बारे में सिखाते हैं। तो एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। पहला लेसन है, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। रिच डैड ने लेखक को एक दिन में 3 घंटे काम करने को कहा, वह भी बहुत कम पैसों में। लेखक ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उन्हें सीखना था कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। लेकिन एक दिन तंग आकर उन्होंने काम छोड़ने का फैसला किया और रिच डैड के पास गए। तब रिच डैड ने उन्हें बताया कि लोग स्कूल और कॉलेज जाते हैं, डिग्रियां लेते हैं और फिर किसी प्राइवेट फर्म या सरकार के अंदर काम करते हैं, लेकिन लोग फाइनेंशियली अनस्टेबल रहते हैं। दूसरी ओर कई लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा सैलरी मिलने पर दूसरी जगह काम करते हैं, लेकिन उनकी समस्या हल नहीं होती। इसके विपरीत कई लोग वो जहाँ हैं वहीं रहते हैं और जो भी थोड़ी बहुत सैलरी मिलती है उसे स्वीकार कर लेते हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी न होने का दोष सरकार या कंपनी के मालिक पर डालते हैं, यह कहते हुए कि प्राइवेट कंपनियां उनको एक्सप्लॉइट करती हैं और सरकार ही भ्रष्ट है। वो दिन रात पैसों के लिए काम करते हैं और उन्हें लगता है कि ज़्यादा पैसा उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि ज़्यादा सैलरी वाले लोगों को भी पैसों की प्रॉब्लम रहती है क्योंकि वो फाइनेंशियली अनएजुकेटेड है। पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं जबकि अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। लेखक बताते हैं कि असली समस्या पैसों की कमी नहीं बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है। वो कहते हैं 2 इमोशंस, डर और लालच, लोगों की लाइफ को कंट्रोल करते हैं। लोगों को डर होता है बिना काम के उनका गुजारा कैसे होगा, इसलिए मजबूरी में वो जो भी काम मिलता है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, भले ही वो इससे बेहतर डिजर्व करते हो। दूसरी ओर जब उनकी सैलरी थोड़ी बढ़ा दी जाती है तो वे खुश हो जाते हैं और फिर से काम करने लगते हैं। मिडिल क्लास के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये दिखावा करना कि वो अमीर हैं, जिसकी वजह से वो महंगी गाड़ियाँ, कपड़े, जूते, घर और ऐसी ही कई सारी चीज़ें लोन पे खरीदते हैं और फिर मंथली पेमेंट का सिलसिला ऐसा शुरू होता है कि वो इसमें से निकल ही नहीं पाते। ये साइकिल चलती रहती है, उठना, काम पर जाना, बिल्स भरना और फिर से वही करना। इसे लेखक रैट रेस कहते हैं। लेखक कहते हैं कि लोगों को खुद से पूछना चाहिए कि क्या वह जिस जॉब की तलाश में है वो उनकी समस्या का समाधान है। जवाब है नहीं, क्योंकि नौकरी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का। ऑथर बताते हैं ज़्यादातर लोग अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं पाते क्योंकि वे हमेशा पैसे और सिक्योरिटी के पीछे भागते हैं और उन्हें वही मिलते हैं। हमें अपना दिमाग खोलकर और ज़रूर पड़े तो पैसों के बारे में सोचे बिना फ्री में भी काम करना चाहिए और आपको कई रास्ते दिखेंगे जिनसे आप पैसे कमा सकेंगे। रिच डैड लोगों को इस जाल से बचने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि डर और इग्नोरेंस गरीबी और फाइनेंशियल स्ट्रगल के मुख्य कारण है, न कि सरकार, इकोनॉमी या अमीर लोग। आप डर और लालच के ट्रैप से निकलकर कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, यह रिच डैड इस बुक के दूसरे लेसन्स में बताते हैं। दूसरा लेसन यह है कि हमें पैसे की समझ क्यों सिखानी चाहिए। लेखक बताते हैं कि हम सभी ने कई प्रोफेशनल एथलीट्स, मशहूर हस्तियों और लॉटरी विनर्स की कहानियां सुनी होंगी जो रातों रात अमीर बनते हैं लेकिन कुछ समय बाद फिर से गरीब हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है उनका फाइनेंशियली अनएजुकेटेड होना। इवन आपने जब भी गरीबों को फुटपाथ या झोपड़पट्टी में देखा होगा तो
आपको ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि अमीर लोग अगर उनके पैसों में से थोड़ा इन्हें दे दे तो इनकी हालत सुधर जाएगी, पर ऐसा करने से कुछ खास नहीं होगा। वो थोड़े दिनों बाद फिर से गरीब बन जाएंगे। इसके बजाय हमें उन्हें पैसा कमाने के जरिए बताने चाहिए और उसके बाद पैसा मैनेज करना सिखाना चाहिए। ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए यह ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है या आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह अधिक महत्वपूर्ण है कि आप उस पैसे को मैनेज कैसे करते हैं और कितना बचा कर रखते हैं। यदि आपको अमीर बनना है तो आपको फाइनेंशियली एजुकेटेड बनना पड़ेगा। इसके लिए आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच का फ़र्क समझना होगा। यह नियम सरल दिखता है, लेकिन कई लोग इसे फॉलो नहीं करते और अंत में संघर्ष करते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि हम किताबी बातों से बाहर कुछ सोच ही नहीं पाते। जब असली दुनिया में कदम रखते हैं तो महसूस होता है कि किताबों की समझ यहाँ काम नहीं आती। अब समझते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या है। एसेट्स वे चीज़ें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जबकि लायबिलिटीज़ वे होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आप एक कार खरीदते हैं तो वह लायबिलिटी है, क्योंकि इसके लिए आपने अपनी जेब से पैसा निकाला। लेकिन यदि आप उसी कार को किसी बिजनेस में लगाते हैं जिससे आपको हर महीने इनकम होती है, तो वह एसेट बन जाती है। जितने अधिक एसेट्स आप बनाएंगे उतनी अधिक आपकी आय बढ़ेगी। दूसरी ओर जितनी अधिक लायबिलिटीज़ आप बनाएंगे उतना ही अधिक आप कर्ज में फंसते जाएंगे। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं जबकि गरीब केवल खर्चों पर ध्यान देते हैं, और मिडिल क्लास लायबिलिटीज़ खरीदता है जिन्हें वह एसेट्स समझता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि यदि आगे बढ़ना है और पैसा कमाना है तो मेहनत करो, लेकिन यदि केवल मेहनत से पैसा बनता तो मजदूरी करने वाले सबसे अमीर होते। मिडिल क्लास की ज़्यादातर कमाई टैक्स पेमेंट्स, ईएमआई पेमेंट, स्कूल फीस और किराए में चली जाती है, और उनके पास एसेट्स के नाम पर कुछ भी नहीं होता। इसके विपरीत अमीर लोगों के पास रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होते हैं, जिनसे उन्हें रेंट, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट और रॉयल्टीज के रूप में पैसा मिलता है। इनकम के कई स्रोत होने से उनकी वेल्थ लगातार बढ़ती रहती है। उनके खर्चे भी होते हैं, लेकिन उनकी आय इतनी अधिक होती है कि वे खर्चे बहुत छोटे लगते हैं। लोग एक सेफ और सिक्योर जॉब की तलाश में होते हैं और सोचते हैं रिस्क नहीं लेने चाहिए और सेफ खेलना चाहिए, पर उन्हें खुद को पूछना चाहिए कि क्या ये वाकई में उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो जितना संभव हो अधिक से अधिक एसेट्स खरीदें और लायबिलिटीज़ को कम करें। तो अब आप बताइए, आपके हिसाब से आपका घर एक एसेट है या लायबिलिटी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तीसरा लेसन है कि हमें अपने काम से काम रखना क्यों ज़रूरी है। 1974 में जब रे क्रोक ने टेक्सास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से पूछा कि वह कौन से बिजनेस में हैं, तो स्टूडेंट्स ने जवाब दिया कि वह हैमबर्गर के बिजनेस में है। तब रे ने बताया कि वह हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं बल्कि रियल एस्टेट के बिजनेस में है। रे का प्राइमरी बिजनेस फोकस हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचना था, लेकिन उन्हें पता था कि फ्रेंचाइजी का लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी व्यक्ति उनकी फ्रेंचाइजी खरीदता था उसे रियल एस्टेट भी रे के ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत खरीदना पड़ता था। इस रणनीति के चलते मैकडॉनल्ड्स दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा मालिक बन गया। लोगों के वित्तीय संघर्ष का मुख्य कारण यह है कि वे हमेशा खुद के अलावा दूसरों के लिए काम करते हैं और उनके पास अपने लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। आपके प्रोफेशन और बिजनेस के बीच एक बड़ा अंतर होता है। लेखक बताते हैं कि एक बार उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि वह कौन सा बिजनेस करता है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक बैंकर हूँ। तब लेखक ने पूछा, क्या तुम बैंक के मालिक हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ। उसने अपने प्रोफेशन और बिजनेस को कंफ्यूज कर लिया था। लेखक कहते हैं कि आपका प्रोफेशन चाहे जो भी हो, लेकिन यदि आपको फाइनेंशियली सिक्योर बनना है तो आपको अपने प्रोफेशन के साथ साथ साइड इनकम जनरेट करनी होगी और खुद के लिए काम करना होगा। नौकरी जारी रखते हुए अपने एसेट्स कॉलम को बढ़ाना चाहिए। लोग अक्सर एक ही नौकरी में फंसे रहते हैं, घर खरीदते हैं, बच्चे पालते हैं और खुद को एक रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन में पाते हैं। यह एक विशिष्ट सर्कल बन जाता है। लोग महंगी गाड़ियां खरीदते हैं जिनकी कीमत घर पहुंचते ही 25% तक गिर जाती है। इसके बजाय उन्हें एसेट्स पर फोकस करना चाहिए। मिडिल क्लास के लोग उनकी सैलरी से सब कुछ खरीदते हैं, जबकि दूसरी ओर अमीर एसेट्स की साइड इनकम से लग्जरियस जिंदगी जीते हैं। अमीरों की पैसिव इनकम इतनी ज़्यादा होती है कि उनको महंगाई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। वहीं मिडिल क्लास की हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि उनकी इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स होता है।
ऐसे बिजनेस में निवेश करें जहां आपकी उपस्थिति के बिना भी इनकम आती रहे, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट। लेखक बताते हैं कि आपके पास इन सभी के फंक्शन और बेसिक की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही आपको उसी क्षेत्र में निवेश करना चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो। यदि उसमें जोखिम भी हो तो भी आप लंबे समय तक टिके रह सकें। चौथा लेसन है, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। लेखक ने इस विचार को समझाने के लिए घटना का जिक्र किया है। वे बताते हैं कि एक बार वे सिंगापुर में एक इंटरव्यू के लिए गए थे। वहां उनकी मुलाकात एक महिला रिपोर्टर से हुई जो बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती थी। हालांकि उनके काम को उचित रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, जिससे वे अपनी मौजूदा नौकरी में ही फंसी हुई थी और आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रही थी। महिला ने लेखक से सलाह मांगी कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेखक ने सुझाव दिया कि उनका एक दोस्त सिंगापुर में सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है और उसे ज्वाइन करने से उनका करियर बेहतर हो सकता है। ये सुनकर महिला नाराज हो गई और कहने लगी कि उन्हें स्कूल जाकर सेल्स सीखनी पड़ेगी। इसके बाद वह वहां से चली गई। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि दुनिया स्मार्ट, शिक्षित और प्रतिभाशाली लोगों से भरी हुई है। फिर भी कई लोग कम वेतन पर काम करते हैं क्योंकि वे सिर्फ एक स्किल दूर हैं सफलता और संपन्नता से। पैसे की बात आती है तो लोगों को सिर्फ हार्ड वर्क दिखाई देता है। अगर उस महिला रिपोर्टर ने सेल्स और मार्केटिंग की स्किल सीख ली होती तो शायद वह एक अच्छी या उससे भी बढ़कर बेस्ट सेलिंग लेखक बन जाती, लेकिन उनका ईगो उनके आड़े आ गया। लेखक ने अपना अनुभव भी साझा किया। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया में तेल टैंकर के बेड़े में नौकरी मिली, जहां विकास की संभावनाएं थीं। लेकिन 6 महीने के भीतर उन्होंने इस्तीफा देकर मरीन कोर्ट्स ज्वाइन कर लिया। इससे उनके पुअर डैड नाराज हुए और रिच डैड खुश। इसके बाद उन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया, जैसे अकाउंटिंग, सेल्स, रिजर्वेशन और मार्केटिंग। अपनी झिझक को दूर करने के लिए उन्होंने जेरोक्स की दुकान में सेल्समैन के रूप में काम किया। लेखक कहते हैं कि उनके पुअर डैड के अनुसार नौकरी कभी नहीं छोड़नी चाहिए और उनके लिए जॉब सिक्योरिटी सब कुछ थी। वहीं रिच डैड के लिए सीखना सबसे महत्वपूर्ण था। स्कूल हमें स्पेशलाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है, लेकिन लेखक का मानना है कि हमें अलग अलग स्किल्स सीखनी चाहिए। किसी भी पेशे को चुनने से पहले रेट रेस में फंसने से बचना चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों को एक्सप्लोर करना चाहिए। अक्सर हम दूसरों को देखकर या दबाव में आकर किसी पेशे को चुन लेते हैं, लेकिन बाद में पूरी जिंदगी पछताते हैं। 5वां लेसन है चुनौतियों को पार करना। जब हम फाइनेंशियली अवेयर बन जाते हैं तब भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के रास्ते में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चुनौतियों को समझकर ही हम उन्हें हल कर सकते हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। पहली चुनौती है डर। लेखक बताते हैं कि वे कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले जिसे पैसे खोने का डर ना हो और न ही किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसने पैसे का नुकसान न झेला हो। पैसे खोने का डर एक वास्तविक भावना है, चाहे वह व्यक्ति अमीर हो या गरीब, सब कोई होता है। पर असली समस्या डर में नहीं है, बल्कि इसे संभालने के तरीके में है। अमीर लोग इस डर को संभालना जानते हैं, जबकि गरीब लोग डर के कारण हमेशा सुरक्षित खेलते हैं। उनका यह डर अमीर बनने की खुशी से अधिक होता है। लेखक का मानना है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने चाहिए। कई लोग आत्मसंदेह और डर के कारण अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते, लेकिन असली जीनियस वे होते हैं जो अपने डर को ताकत और प्रतिभा में बदल दे। दूसरी चुनौती है खुद पर संदेह। यह सोचना कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं दूसरों से बेहतर नहीं हूँ, या क्या होगा अगर मेरा निवेश असफल हो गया, हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यह डर और संदेह हमारे दोस्तों और परिवार की नकारात्मक टिप्पणियों से भी बढ़ सकता है, लेकिन हमें अपने संदेह को परे रखकर अपने दिमाग को अवसरों के लिए खुला रखना चाहिए। तीसरी चुनौती है आलस्य। लेखक बताते हैं, रिच डैड ने अपने घर में मैं यह नहीं कर सकता या मैं यह नहीं खरीद सकता जैसे वाक्यों पर पाबंदी लगाई थी। उनका मानना था कि यह सोच झूठी है, क्योंकि इंसान जो ठान ले वह कर सकता है। हमें अपनी आदतों को बदलकर प्रगतिशील सोच अपनानी चाहिए। थोड़ा लालची होना और यह सोचना कि मेरी जिंदगी कैसी होगी अगर मुझे कभी काम नहीं करना पड़े, हमें प्रेरित करता है। यह सोच हमें सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। चौथी चुनौती है खराब आदतें। लेखक कहते हैं कि हमें पहले खुद को मंथली पे करना चाहिए और दूसरों को बाद में। यदि हम पहले दूसरों को पे करते हैं तो खुद के लिए कुछ नहीं बचता। खुद पर इन्वेस्ट करने से महीने के अंत में इनकम जनरेट करने का दबाव बढ़ता है, जिससे हम नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित होते हैं।
पांचवी चुनौती है अहंकार। कई लोगों को लगता है कि जो उन्हें नहीं पता वह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर किसी फील्ड की जानकारी नहीं है तो पहले उसे सीखना चाहिए। कई लोग बिना किसी नॉलेज के स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं और अपना पैसा गवा बैठते हैं। लेखक का कहना है कि लर्निंग और किसी भी फील्ड के बेसिक्स सबसे महत्वपूर्ण हैं। हमें सीखने की प्रवृत्ति को बनाए रखना चाहिए और अपने अहंकार को नियंत्रित करना चाहिए, ताकि हम अपनी गलतियों से सीख सकें और बेहतर बन सकें। दोस्तों, तो ये थी इस बुक की समरी, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ वाला लेसन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आपने अगर एसेट्स के इनकम की पावर को एक बार समझ लिया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यही वो मूल मंत्र है जिससे अमीर इतनी बड़ी वेल्थ का साम्राज्य खड़ा कर पाते हैं। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।